हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। 1996 के अंदर यूएसए के अंदर डॉट कॉम बूम चल रहा था, जो कि 2000 और 2002 में आके डॉट कॉम बबल बस्ट हो गया। उसके नतीजे में लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया और 2001 के अंदर यूएस का जो इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी नीचे चला गया। तो अब लोग ना तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे और ना ही बैंकों में पैसा रखना चाह रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी लो थे और इन्वेस्टर किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। उस दौरान यूएस की रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ रही थी और गवर्नमेंट भी लोगों को इनक्रेज कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर ख़रीदें और लोन लें और घर ख़रीदें। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट बैंक भी इस अपॉर्चुनिटी से पीछे ना रह सके, उन्होंने भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं वो एक मीडिएटर का काम अदा करते हैं, कि जैसे कि मॉर्गेज एक्वाइजिशन कंपनीज़ की करवाना और कंपनीज़ को पैसे दिलवाना का मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट सेल करना ये इनका किरदार होता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक कमर्शियल बैंक से कर्ज लेते थे और उनको कंबाइन करते थे, कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन में कंबाइन करते थे और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उनको रेटिंग दिलवाते थे और उनको इन्वेस्टर को बेच देते थे। नॉर्मली जब बैंक किसी को कर्ज़ा देते हैं हाउस लोन का, तो उसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसके बाद ही उसको कर्ज़ा देते थे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। दरअसल होता ये था कि जो कमर्शियल बैंक थे वो अपना सारा रिस्क ट्रांसफ़र करते थे इन्वेस्टमेंट बैंक को, और इन्वेस्टमेंट बैंक जो थे वो इतना सारा रिस्क ट्रांसफ़र कर देते थे इन्वेस्टर को। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने तकरीबन 70% सीडीओज़ को ट्रिपल ए रेटिंग दे रखी थी, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। बैंक जो हैं वो लोन दिए जा रहे थे बगैर किसी गारंटी के, सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर के अंदर, और वो किसी को भी लोन देने के लिए तैयार हो जाते और कमीशन हासिल करने के लिए। और सब कुछ अच्छा चल रहा था 2000 से लेकर 2007 तक। मूडीज़ जो एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसकी वैल्यू 4 गुना हो गई। और अब यहाँ पे AIG इंश्योरेंस भी आई और उन्होंने CDOs पे इंश्योरेंस देना शुरू कर दिए। अब वक्त आया 2007 का, जहाँ इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बढ़ने लगे, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने लोन डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट हो गए। तो बैंकों ने ये किया कि जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे थे उनके हाउसेस अपने कब्ज़े में लिए और उनको नीलामी पे लगा दिया। इस तरीके से जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसके अंदर सब एक्सेस सप्लाई होना शुरू हो गई, और जो रियल एस्टेट यानी मकानों की जो कीमतें थी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई। जब लोगों ने ये नोटिस किया कि उनके मकान की कीमत जो है वो कम हो गई है और उसके बदले जो उन्होंने लोन लिया है उसकी कीमत ज़्यादा हो गई। चलें तो इसे मिसाल से समझते हैं कि जैसे कि मान लें कि किसी का घर, क्या लोन जो है वो 50 लाख है, लेकिन उसका जो एक्चुअल घर जो अगर वो बिकेगा तो सिर्फ 35 लाख का है। तो लोगों ने अपनी जो एक्सेस अमाउंट थी उसको देखते के साथ ही लोगों ने अपने लोन चुकाना बंद कर दिए। इन्वेस्टर जानते थे कि CDOs कभी ना कभी फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने AIG से जो इंश्योरेंस लिया था अब वो क्लेम करने AIG के पास पहुंचे। तो AIG को तकरीबन $99 बिलियन का नुकसान हुआ और AIG कंपनी जो है वो तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन US गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट किया $85 बिलियन से। और जितने भी इन्वेस्टर्स ने CDOs ख़रीदे थे और जो इन्वेस्टमेंट बैंक CDOs जिनके पास मौजूद थे उन सब की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इसके चलते चलते ही लीमैन ब्रदर जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक था उसकी नेट वैल्यू ज़ीरो पे आ गई और वो बैंकरप्ट हो गई। इसी तरीके से JP मॉर्गन चेज ने बेयर स्टेन को एक्वायर किया और बैंक ऑफ अमेरिका ने मेरी लिंच को एक्वायर किया। इस पूरे क्रैश के अंदर या इस पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर अगर हम कहें कि लॉस जो वो तकरीबन $450 बिलियन का नुकसान हुआ। चलो तो आप समझते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस या 2008 का क्राइसिस आया कैसे। दरअसल इसकी एक वजह ये थी कि CDOs जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बनाए थे उसके ऊपर कोई ख़ास रेगुलेशन नहीं थी। दूसरा ये है कि जब ये लोन दिए गए थे तो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट था, लेकिन जब
इन लोन की रीपेमेंट आई तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका था। तीसरा ये है कि आम तौर पर हमेशा बैंक कभी भी जिसको भी लोन देता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर ही लोन इशू करता है, लेकिन इस मामले के अंदर बैंक ने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल नहीं की थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से ये हुआ कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई और ग्लोबल ट्रेड भी काफ़ी अफेक्ट हुई। ओवरऑल जो यूएस की इकोनॉमी थी वो रिसेशन में चले गई और इसका असर दूर दूर तक कई कंट्रीज़ और जो यूएस से तिजारत करती थी उन पर भी पड़ा। दरअसल यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उससे जितनी भी मुल्हिका इकोनॉमी, तकरीबन सारी इकोनॉमी उससे इंटरलिंक है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर, तो उसकी वजह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया पर आ गए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।